नमस्कार दोस्तों, तिब्बत क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हमने मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक परीक्षा के लिए पोषण एवं स्वास्थ्य से संबंधित 50 एमसीक्यूज लेके आए हैं। इससे पहले भी हम 5 क्लासेस इसी संबंध में दे चुके थे, जिसमें 50-50 एमसीक्यूज कवर किए गए थे। परीक्षा अत्यंत निकट है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करें। चलिए इसी के साथ आरंभ करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न, ICMR का पूरा नाम बताएं। आपको यहाँ पे दिया है ए इंडियन चाइल्ड मॉनिटरिंग रेट, बी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, सी इंटरनेशनल चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ICMR का पूरा नाम होता है। अगला प्रश्न है, बहुऔषधि चिकित्सा यानी MDT किस रोग के संक्रमण के लिए है। तो बहुऔषधि चिकित्सा किस रोग के संक्रमण के लिए होता है बताना है। आपको ऑप्शन दिए हैं ए कोड़, बी एड्स, सी हैजा और डी हेपेटाइटिस। तो दोस्तों सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में गिवन है एड्स, यानी MDT जो होता है वो एड्स रोग के लिए संक्रमण के लिए होता है। अगला प्रश्न है, टेबल शुगर के नाम से जाना जाता है। तो टेबल शुगर के नाम से किसे जानते हैं ये बताना है आपको। ऑप्शन दिया है ए ग्लूकोज, बी फ्रक्टोज, सी ग्लेक्टोज और डी सुक्रोज। तो दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। डी में सुक्रोज है, यानी टेबल शुगर जिसे हम कहते हैं वो सुक्रोज होता है। ठीक है, यानी सुक्रोज को ही टेबल शुगर के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, एक सामान्य व्यक्ति में रुधिर का आयतन कितना पाया जाता है। आपको ऑप्शन दिए हैं ए 5 से 6 लीटर, बी 1.5 लीटर से 2 लीटर, सी 3 से 4 लीटर और डी 8 से 9 लीटर। तो दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 5 से 6 लीटर, यानी एक सामान्य व्यक्ति में रुधिर का आयतन 5 से 6 लीटर पाया जाता है। अगला प्रश्न है, शारीरिक स्वास्थ्य में फाइबर का सही उपयोग क्या है। तो आपको बताना है शारीरिक स्वास्थ्य के लिए फाइबर जो है हमारे बॉडी में क्या करता है बताना है आपको। ऑप्शन ए है कोलेस्ट्रॉल को कम करना, बी रक्त शर्करा स्तर को नियंत्रित करना, सी डाइजेस्टिव सिस्टम को सुधारना और डी ऊर्जा का स्तर बढ़ाना। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डाइजेस्टिव सिस्टम को सुधारना। यानी शारीरिक स्वास्थ्य में फाइबर जो होता है हमारे बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम को सुधारता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, उबले हुए चावल के पानी में पाया जाता है। ऑप्शन ए माल्टोज, बी फ्रक्टोज, सी सुक्रोज और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, माल्टोज पाया जाता है उबले हुए चावल के पानी में। अगला प्रश्न है, व्रण यानी कि अल्सर से पीड़ित रोगियों को खालिस्तान से बचना चाहिए। ऑप्शन ए धूम्रपान, बी एल्कोहल, सी कॉफी और डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा, उपयुक्त सभी। यानी अगर किसी को अल्सर हो गया है तो उसे धूम्रपान, अल्कोहल और कॉफ़ी इन सभी से बचना चाहिए। अगला प्रश्न है, विज्ञान की शाखा हेप्टोलॉजी में शरीर के किस अंग का अध्ययन किया जाता है। आपको ऑप्शन दिए हैं ए हड्डी, बी लिवर, सी रक्त और डी कोशिका। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लिवर। विज्ञान की शाखा हेप्टोलॉजी में लीवर का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है, गर्भावस्था में महिला का व्यवस्थित परीक्षण करना तथा सलाह देने को कहते हैं। गर्भवती महिला का व्यवस्थित परीक्षण करना और उसको सलाह देना क्या कहलाता है बताना है। ऑप्शन ए प्रसव पश्चात देखभाल, ऑप्शन बी परफ्यूम, ऑप्शन सी प्रसव पूर्व देखभाल और ऑप्शन डी प्रसव। तो दोस्तों सही उत्तर आप जानते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। गर्भावस्था में महिला का व्यवस्थित परीक्षण करना और सलाह देने को प्रसव पूर्व देखभाल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने भारत के पहले स्व उपयोग रैपिड एंटीजन टेस्ट को कोविड-19 के लिए नाम से मंजूरी दी थी। तो किस नाम से आपको कोविड-19 के लिए एंटीजन टेस्ट को किस नाम से मंजूरी दी गई थी वो नाम आपको बताना है। आपको ऑप्शन दिए हैं, ए है कोविसेल्फ, बी वीराजेन, सी वोविविरा और डी कोवी टेस्ट। तो दोस्तों सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने भारत के पहले स्व उपयोग रैपिड एंटीजन टेस्ट को कोविड-19 के लिए कोविसेल्फ नाम से मंजूरी दी थी। अगला कोविसेल्फ याद रखें। अगला प्रश्न है, कौन सा हार्मोन प्रसव के दौरान गर्भाशय की मांसपेशियों को उत्तेजित करने
और माँ और बच्चे के बीच बंधन को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है? तो हार्मोन का नाम बताना है। ऑप्शन ए है टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन बी है ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन सी है प्रोजेस्टेरोन, ऑप्शन डी है एस्ट्रोजन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो होता है वो प्रसव के दौरान गर्भाशय की मांसपेशियों को उत्तेजित करने का काम करता है और साथ ही माँ बच्चे के बीच बंधन को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार हार्मोन भी होता है। अगला प्रश्न है, महिला एवं बाल विकास विभाग को कौन से वर्ष में मानव संसाधन विकास मंत्रालय से पृथक कर एक मंत्रालय बनाया गया? ऑप्शन दिए हैं ए 2004, बी 2006, सी 2008 और डी 2010। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2006। महिला एवं बाल विकास विभाग को मानव संसाधन विकास मंत्रालय से पृथक करके 2006 में एक अलग मंत्रालय का दर्जा दे दिया था। अगला प्रश्न है, लाडली लक्ष्मी योजना के तहत पात्र कन्या के विवाह के समय कितने रुपए की सहायता राशि प्रदान कराई जाती है? ऑप्शन ए 1 लाख, बी 2 लाख, सी 1.5 लाख और डी 50,000। तो दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए है 1 लाख। लाडली लक्ष्मी योजना के तहत पात्र कन्या के विवाह के समय 1 लाख की सहायता राशि प्रदान कराई जाती है। अगला प्रश्न है, पेंटावलेंट वैक्सीन के कुल कितने डोज दिए जाते हैं? आपको ऑप्शन दिए हैं 1 डोज, 2 डोज, 3 डोज और 4 डोज। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3 डोज दिए जाते हैं पेंटावलेंट वैक्सीन के। वैक्सीनेशन वाले पार्ट में हमने इसको कवर किया है, देखिएगा। अगला प्रश्न है, संयोजी ऊतक के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए है वसा, बी रक्त, सी कार्बोहाइड्रेट, डी प्रोटीन। तो दोस्तों संयोजी ऊतक के रूप में जाना जाता है रक्त। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? ऑप्शन ए पेट, बी आंख, सी मस्तिष्क और डी कान। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का आंखें जो है वो प्रभावित होती है। अगला प्रश्न है, प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे मीठा कार्बोहाइड्रेट है। ऑप्शन ए फ्रक्टोज, बी ग्लूकोज, सी सुक्रोज और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्रक्टोज। प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे मीठा जो कार्बोहाइड्रेट है वो होगा फ्रक्टोज। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट में दुनिया से बड़ी माता के पूर्ण उन्मूलन को प्रमाणित कर दिया गया था? तो इसमें चिकन पॉक्स की बात की जा रही है। तो आपको बताना है बड़ी माता के पूर्ण उन्मूलन को प्रमाणित कब किया गया था विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा? ऑप्शन ए 1976, बी 1972, सी 1979 और डी 1982। तो दोस्तों सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में आपको गिवन है 1979। 1979 में विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट में दुनिया से बड़ी माता के पूर्ण उन्मूलन को प्रमाणित कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, रुधिर वर्णिका यानी हीमोग्लोबिन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए इसमें लौह होता है, पहला इसमें दिया है इसमें लौह होता है, दूसरा यह रक्त को सफ़ेद रंग प्रदान करता है, तीसरा यह कुछ रोगों से प्रतिरक्षा प्रदान करता है, चौथा यह रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है। तो आपको बताना है कौन से ऑप्शन सही हो। ऑप्शन दिए इसमें ए पहला, दूसरा और तीसरा, बी पहला, तीसरा और चौथा, सी दूसरा, तीसरा और चौथा और डी दिया है पहला, दूसरा और चौथा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है कि इसमें लौह होता है, यानी लौह पदार्थ इसमें पाए जाते हैं। दूसरा ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन है इसमें ये कुछ रोगों से प्रतिरक्षा भी प्रदान करता है और यह रक्त में ऑक्सीजन का वाहक भी होता है। अगला प्रश्न है, FSH हार्मोन में F से तात्पर्य है। तो आपको बताना है FSH हार्मोन में F का मतलब क्या होता है। ऑप्शन दिया है ए फैसिल, बी फर्बेल, सी फॉलिसेल और डी फॉलिक एसिड। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फॉलिसेल। FSH हार्मोन में F से तात्पर्य फॉलिसेल है। अगला प्रश्न है, 1 ग्राम प्रोटीन से कितने किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? ऑप्शन ए 4.2, बी 11.2, सी 9.2 और डी 4। तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी
ऑप्शन नंबर डी में दिया है 1 ग्राम प्रोटीन में 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है BCG का टीका कितनी उम्र में लगाया जाता है? ऑप्शन ए है 2 से 3 वर्ष के भीतर, बी 10 वर्ष में, सी नवजात को और डी 15 दिन के भीतर। तो आप सभी जानते हैं दोस्तों BCG का टीका जो है वो नवजात को लगाया जाता है। अगला प्रश्न है पीलिया रोग किसे प्रभावित करता है? आपको ऑप्शन दिया है ए हृदय, बी यकृत, सी प्लीहा और डी पित्ताशय। तो आप अच्छे से जानते हैं दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पीलिया रोग जो होता है वो यकृत को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग है? तो आपको बताना है जल से होने वाला रोग कौन सा है। ऑप्शन ए चेचक, बी मलेरिया, सी हैजा और डी तपेदिक। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हैजा। हैजा जो है वो जल जनित रोग है। ठीक है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील होता है? आपको ऑप्शन दिए हैं ए विटामिन ए, बी विटामिन बी, सी विटामिन डी और डी विटामिन ई। तो दोस्तों सही उत्तर आप जानते हैं ऑप्शन नंबर बी सही है। विटामिन बी जो है वो पानी में घुलनशील होता है। अगला प्रश्न है डाउन सिंड्रोम वाले व्यक्ति अपरिहार्य रूप से किससे ग्रस्त हो जाते हैं? तो डाउन सिंड्रोम वाले व्यक्ति किस से ग्रस्त हो जाते हैं बताना है। ऑप्शन ए तनिका शोथ, बी मस्तिष्काघात, सी एटिंगटन रोग और डी अल्जाइमर रोग। तो दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी अल्जाइमर रोग। डाउन सिंड्रोम वाले व्यक्ति प्रायः अल्जाइमर रोग से ग्रसित हो जाते हैं। अगला प्रश्न है 1 से 3 वर्ष के शिशु को दी जाने वाली प्रोटीन की उचित मात्रा क्या है? ऑप्शन ए 8 ग्राम प्रतिदिन, बी 10 ग्राम प्रतिदिन, सी 12.5 ग्राम प्रतिदिन और डी 26 ग्राम प्रतिदिन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी के अनुरूप 12.5 ग्राम प्रतिदिन 1 से 3 वर्ष के शिशु को दी जाने वाली प्रोटीन की उचित मात्रा होती है। अगला प्रश्न है किशोरों को उनके वयस्कावस्था के भार का 30% और उनकी वयस्कावस्था की लंबाई का 20% से भी अधिक के दौरान प्राप्त होता है। तो आपको ये बताना है किस समय पे ये जो अनुपात है प्राप्त होता है। ऑप्शन ए है 10 से 19 वर्ष, ऑप्शन बी 10 से 12 वर्ष, सी 9 से 12 वर्ष और डी है 10 से 15 वर्ष। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि किशोर अवस्था 10 वर्ष से 19 वर्ष के दौरान की कहलाती है और इसी दौरान उनके वयस्क अवस्था के भार का 30% और उनकी वयस्क अवस्था की लंबाई का 20% से भी अधिक के दौरान प्राप्त हो जाता है। अगला प्रश्न है कौन सा विटामिन आंतों के बैक्टीरिया द्वारा निर्मित होता है? ऑप्शन ए विटामिन सी, बी विटामिन के, सी विटामिन डी और ऑप्शन डी है विटामिन ए। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी होगा विटामिन के। तो ये विटामिन के आंतों के बैक्टीरिया द्वारा निर्मित हो जाता है। अगला प्रश्न है फेफड़ों को प्रभावित करने वाला सूअर के माध्यम से फैलने वाला स्वाइन फ्लू के कारक है। ऑप्शन ए H5N3, बी H5N1, सी H1N5 और डी H1N1। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा H1N1। H1N1 जो होता है वो स्वाइन फ्लू के लिए कारक होता है और ये फेफड़ों को प्रभावित भी करता है। अगला प्रश्न है लगभग सभी लोगों का स्वास्थ्य बनाए रखने वाले आहार से प्राप्त पोषक तत्वों के अंतर्ग्रहण को किस नाम से परिभाषित किया गया है? ऑप्शन ए कैलोरी सघन आहार, बी प्रोटीन समृद्ध आहार, सी अनुशंसित आहारी अनुमतियां और डी इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी के आधार पर इसका सही उत्तर है अनुशंसित आहारी अनुमतियां कहलाता है। अगला प्रश्न है एस्बेस्टस के कारण होने वाले मुख्य रोग हैं। तो एस्बेस्टस से क्या होता है बताना है। ऑप्शन ए है एम्फेसेमा, बी पक्षाघात, सी प्रवहिका, डी पेचिस। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एम्फेसेमा, एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग है। अगला प्रश्न है किस सूक्ष्मजीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है? ऑप्शन ए वायरस, बी प्रोटोजोआ, सी बैक्टीरिया और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर इसमें हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए वायरस। वायरस के द्वारा
हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है, यानी हेपेटाइटिस बी एक वायरस है। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन जो आयरन अवशोषक में सहायता करता है? ऑप्शन ए पेंटाथोनिक अम्ल, बी राइबोफ्लोविन, सी थायमिन और डी एस्कार्बिक अम्ल। तो दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एस्कार्बिक अम्ल जो होता है वो आयरन अवशोषण में सहायता करता है। अगला प्रश्न है, कोलेस्ट्रॉल है ऑप्शन ए पर्णहरित का एक प्रकार, बी क्लोरोफॉर्म का एक यौगिक, सी जंतु वसा में उपस्थित एक वसी एल्कोहल और डी एक क्रोमियम लवण। तो दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यह जंतु वसा में उपस्थित एक वसी एल्कोहल है जिसे कोलेस्ट्रॉल के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, काली मौत यानी ब्लैक डेथ किसे कहते हैं? ऑप्शन ए कैंसर, बी प्लेग, सी एड्स और डी मलेरिया। तो दोस्तों यह महामारी के रूप में फेमस हुआ था, बाद में से काली मौत भी कहा गया। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्लेग। तो प्लेग को काली मौत के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पोषण संस्थान एक अनुसंधान संस्थान है जो स्थित है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, बी हिमाचल प्रदेश, सी मध्य प्रदेश और डी उत्तर प्रदेश। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए आएगा, आंध्र प्रदेश। राष्ट्रीय पोषण संस्थान एक अनुसंधान है जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, दर्दनाक अस्थि रोग इटाई इटाई का पहले कहाँ पर पता चला था? तो इटाई इटाई एक रोग होता है जो अस्थि रोग है, सर्वप्रथम कहाँ मिला था आपको बताना है। ए जापान, बी भारत, सी यूएसए और डी चीन। तो सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, जापान। यानी इटाई इटाई रोग सर्वप्रथम जो देखा गया था वो जापान में देखा गया था। अगला प्रश्न है, ठंडी जलवायु वाले प्रदेश में रहने वाले लोगों में ऊर्जा की आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए सामान्य, बी कम, सी अधिक, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इन्हें ठंडी जलवायु में जो भी लोग रहते हैं उन्हें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष की दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए 3000 किलो कैलोरी, बी 2700 किलो कैलोरी, सी 4000 किलो कैलोरी और डी 6000 किलो कैलोरी। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 4000 किलो कैलोरी। यानी कोई व्यक्ति कठोर परिश्रम कर रहा है और पुरुष है तो उन्हें दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी 4000 किलो कैलोरी। अगला प्रश्न है, चिकित्सक परामर्श देते हैं कि हमें अपना भोजन वनस्पति घी की अपेक्षा तेल में बनाना चाहिए क्योंकि? ऑप्शन ए तेल में असंतृप्त वसाएं होती है, बी तेल में संतृप्त वसाएं होती है, डी तेल का संग्रह आसान होता है और डी तेल सस्ता है। तो दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए के अनुसार तेल में असंतृप्त वसाएं होती है, इसलिए चिकित्सक परामर्श देते हैं कि हमें अपना भोजन वनस्पति घी की अपेक्षा तेल में बनाना चाहिए। अगला प्रश्न है, रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति को रोग विज्ञान की भाषा में कहते हैं? तो आपको बताना है, रुधिर में अगर श्वेत रक्त कणिकाओं की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो इससे किस रोग के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए एनोक्सिया, बी ल्यूकेमिया, सी एनीमिया और डी सेप्टिसीमिया। तो दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ल्यूकेमिया के नाम से इसे जाना जाते हैं जब रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा हो जाती है। अगला प्रश्न है, केसिन दुग्ध होता या होती है? ऑप्शन ए जीवाणु, बी शर्करा, सी प्रोटीन और डी वसा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केसिन दुग्ध होता है प्रोटीन युक्त। अगला प्रश्न देखेंगे, भोजन को पचाने, शरीर में पोषक तत्वों का अवशोषण, परिवहन और भंडारण करने में लगने वाली ऊर्जा को कहते हैं? ऑप्शन ए तापजनन, बी बॉडी मास इंडेक्स और सी कुल ऊर्जा व्यय और डी कुल आवश्यक ऊर्जा। तो दोस्तों इसको कहा जाता है ऑप्शन नंबर ए तापजनन। भोजन को पचाने, शरीर में पोषक तत्वों का अवशोषण, परिवहन और भंडारण करने में लगने वाली ऊर्जा तापजनन कहलाएगी। अगला प्रश्न है, कालाजार का संचार कैसे होता है? तो कालाजार बीमारी के बारे में बात की जा रही है। ऑप्शन ए काली मक्खी के द्वारा, बी सिकता मक्खी द्वारा, सी सीसी मक्खी द्वारा और डी चिंचड़ी द्वारा। तो दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिकता मक्खी के द्वारा कालाजार बीमारी का संवहन होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से किसकी कमी से रिकेट्स होता है? ऑप्शन ए विटामिन डी, बी विटामिन सी,
सी विटामिन के और डी विटामिन ए। तो दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा एंजाइम स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तन करता है? आपको ऑप्शन दिया है, ए माल्टेज एंजाइम, बी लैक्टेज एंजाइम, सी एमाइलेज एंजाइम और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एमाइलेज एंजाइम जो होता है वो स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तन करता है। अगला प्रश्न है, ICMR 2010 के अनुसार स्त्रियों के लिए कैल्शियम की खुराक अनुमति कितनी होती है? तो ICMR 2010 के अनुसार स्त्रियों को कितना कैल्शियम चाहिए आपको बताना है। ए 700 मिलीग्राम प्रतिदिन, बी 300 मिलीग्राम प्रतिदिन, सी 600 मिलीग्राम प्रतिदिन और डी 400 मिलीग्राम प्रतिदिन। तो दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी ICMR 2010 के अनुसार स्त्रियों के लिए कैल्शियम की खुराक कम से कम 600 मिलीग्राम प्रतिदिन होना जरूरी है। अगला प्रश्न है, गर्भवती महिला को प्रतिदिन कितने ग्राम अतिरिक्त प्रोटीन की आवश्यकता होती है? आपको ऑप्शन दिया है इसमें 9.5 से 22 ग्राम तक, बी है 11.5 से 35 ग्राम तक, सी है 21.5 से 55 ग्राम तक और डी है 35 से लेकर 65 ग्राम तक। तो दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गर्भवती महिला को प्रतिदिन 9.5 से लेकर 22 ग्राम तक की अतिरिक्त प्रोटीन की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों ये आज का हमारा अंतिम प्रश्न था। पोषण और स्वास्थ्य संबंधित हमने पहले भी 5 क्लासेस लाई हैं, इस बारे में हमने आपको बताया है, आप उन्हें विजिट कर सकते हैं। आप हमारे साथ लगातार बने रहें, हम और भी क्लासेस आपके लिए लाते रहेंगे ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।